किताबी कीड़ा में प्रस्तुत है सादत हसन मंटो की कहानी। आज की कहानी इज्जत के लिए। चुन्नीलाल ने अपनी मोटरसाइकिल स्टॉल के पास रोकी और गद्दी पर बैठे बैठे सुबह के ताजा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाली। मोटरसाइकिल रुकते ही स्टॉल पर बैठे हुए दोनों नौकरों ने उसे नमस्ते की, जिसका जवाब चुन्नीलाल ने अपने सिर को थोड़ा हिलाकर दिया था। सुर्खियों पर सरसरी नजर डालकर चुन्नीलाल ने एक बंधे हुए बंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसे फौरन दे दिया गया। इसके बाद उसने अपनी BSA मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट किया और वहां से चला गया। मॉडर्न न्यूज एजेंसी कायम हुए पूरे 4 वर्ष हो चुके थे। चुन्नीलाल उसका मालिक था, लेकिन इन 4 वर्षों में एक दिन भी स्टॉल पर नहीं बैठा था। वह हर रोज सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर आता, नौकरों को नमस्ते का जवाब, सिर को थोड़ा हिला कर देता, ताजा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालता, हाथ बढ़ाकर बंडल लेता और वहां से चला जाता। चुन्नीलाल का स्टॉल मामूली स्टॉल नहीं था। हालांकि अमृतसर में लोगों को अंग्रेजी और अमेरिकी रिसालों और पर्चों में कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मॉडर्न न्यूज एजेंसी हर अंग्रेजी और अमेरिकी रिसाला मंगवाती थी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि चुन्नीलाल मंगवाता था। हालांकि उसे पढ़ने वढ़ने का बहुत शौक नहीं था। शहर में बहुत कम आदमी जानते थे कि मॉडर्न न्यूज एजेंसी खोलने में चुन्नीलाल का असली मकसद क्या था। यूं तो उससे चुन्नीलाल की खासी आमदनी हो जाती थी, इसलिए वह करीब करीब हर बड़े अखबार का एजेंट था। लेकिन समुद्र पार से जो अखबार और रिसाले आते थे वो बहुत कम बिकते थे। फिर भी हर हफ्ते विलायत की डाक से मॉडर्न न्यूज एजेंसी के नाम पर कई खूबसूरत बंडल और पैकेट आते ही रहते। असल में चुन्नीलाल ये पर्चे बेचने के लिए नहीं, बल्कि मुफ्त बांटने के लिए मंगवाता था। चुनांचे हर रोज सुबह सवेरे वह इन्हीं पर्चों का बंडल लेने आता था और उसके नौकरों ने बांध कर रख छोड़ा होता था। शहर के जितने बड़े अफसर थे वे चुन्नीलाल से परिचित थे। कुछ का परिचय सिर्फ यहीं तक सीमित था कि हर हफ्ते उनके यहाँ जो अंग्रेजी और अमेरिकी पर्चे आते हैं, शहर में कोई मॉडर्न न्यूज एजेंसी है, उसका मालिक चुन्नीलाल है, वह पर्चे भेजता है और बिल कभी रवाना नहीं करता। कुछ ऐसे भी थे जो उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। मिसाल के तौर पर उनको मालूम था कि चुन्नीलाल का घर बहुत ही खूबसूरत है तो छोटा सा, मगर बहुत ही नफीस तरीके से सजा है। एक नौकर है रामा, बड़ा साफ सुथरा और 100% नौकर, समझदार, मामूली सा इशारा समझने वाला, जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। चुन्नीलाल घर पर मौजूद हो तब भी एक बात है, मौजूद ना हो तब भी एक बात। मेहमान किस घर से आया है यह उसको उनकी शक्ल देखते ही मालूम हो जाता है। कभी जरूरत महसूस नहीं होगी कि उसे सोडे बर्फ के लिए कहा जाए या पानी का ऑर्डर दिया जाए। हर चीज खुद ब खुद वक्त पर मिल जाएगी और फिर ताक झाक का कोई डर नहीं। इस बात का भी कोई खटका नहीं कि बात कहीं बाहर निकल जाएगी। चुन्नीलाल और उसका नौकर रामा, दोनों के होंठ दरिया का दरिया पीने पर भी खुश्क रहते थे। मकान बहुत ही छोटा था, बम्बई स्टाइल का। वह चुन्नीलाल ने खुद बनवाया था। बाप के मरने के बाद उसे 10,000 रुपये मिले थे, जिनमें से 5,000 उसने अपनी छोटी बहन रूपा को दे दिए थे और जद्दी मकान भी और खुद अलग हो गया था। रूपा अपनी माँ के साथ उसमें रहती थी और चुन्नीलाल अलग से अपने बम्बई स्टाइल के मकान में। शुरू शुरू में माँ बहन ने बहुत कोशिश की कि वह उनके साथ रहे, साथ ना रहे तो कम से कम उनसे मिलता ही रहे, मगर चुन्नीलाल को इन दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका यह मतलब नहीं कि उससे अपनी माँ और बहन से नफरत थी। दरअसल उसे शुरू से ही इन दोनों से कोई मोह नहीं था। अलबत्ता बाप में जरूर दिलचस्पी थी कि वह थानेदार था। लेकिन जब वह रिटायर हुआ तो चुन्नीलाल ने उससे भी किनारा कर लिया। जिस वक्त उसे कॉलेज में किसी से कहना पड़ता कि उसके पिता रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो उसे बहुत कोफ्त होती। चुन्नीलाल को अच्छी पोशाक और अच्छे खाने का बहुत शौक था। तबीयत में नफासत थी। चुनांचे वे लोगों को जो उसके मकान में एक बार भी गए, उसके सलीके की तारीफ अब तक करते हैं। NWR की एक नीलामी में उसने रेल के एक डिब्बे की सीट खरीदी थी। उसको उसने अपने दिमाग से बहुत ही उम्दा दीवान में बदलवा दिया था। चुन्नीलाल को वह इस कदर पसंद था कि उसे अपने सोने के कमरे में रखवाया हुआ था। शराब उसने कभी छुई नहीं थी, लेकिन दूसरों को पिलाने का बहुत शौक था। अरे गहरे को नहीं, खास से भी खास आदमियों को, जिनके सोसाइटी में ऊंची पोजीशन हो, जो कोई रुतबा रखते हो। चुनांचे ऐसे लोगों को वह अक्सर दावत देता। दावत किसी होटल या कहवा खाने में नहीं, अपने घर में, जो उसने खास अपने लिए बनवाया था। ज्यादा पीने पर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे कोई परेशानी ना होती, क्योंकि चुन्नीलाल के पास ऐसी चीजें हर वक्त मौजूद रहती जिनसे नशा कम हो जाता है।
डर के मारे कोई घर ना जाना चाहे तो अलग से सजे सजाए दो कमरे मौजूद थे। छोटा सा एक हॉल भी था। अक्सर ऐसा भी हुआ कि चुन्नीलाल के इस मकान में उसके दोस्त कई कई दिन और कई कई रातें अपनी सहेलियों समेत रहे, लेकिन उसने उनको जरा भी खबर न होने दी कि वह सब कुछ जानता है। वैसे जब उसका कोई दोस्त उसकी इन मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करता तो चुन्नीलाल सामान्य रूप से बेतकल्लुफ होकर कहता, क्या कहते हो यार, मकान तुम्हारा अपना है। सामान्य बातचीत में वह अपने दोस्तों के ऊंचे रुतबे को ध्यान में रखकर ऐसी बेतकल्लुफी कभी न बरतता था। चुन्नीलाल का पिता लाला गिरधारी लाल ठीक उस वक्त रिटायर हुआ था जब चुन्नीलाल थर्ड डिवीजन में एंट्रेंस पास करके कॉलेज में दाखिल हुआ। पहले तो यह था कि सुबह शाम घर पर मिलने वालों का तांता बंधा रहता था। डालियों पर डालियां आ रही हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है, तनख्वाह तो बस सीधी बैंक में चली जाती थी। लेकिन रिटायर होने पर कुछ ऐसा पासा पलटा कि लाला गिरधारी लाल का नाम जैसे बड़े आदमियों के रजिस्टर से ही काट दिया गया हो। यूं तो जमा पूंजी काफी थी, लेकिन लाला गिरधारी लाल ने बेकार न रहकर कुछ कर लिया का पालन करते हुए मकानों का सट्टा खेलना शुरू कर दिया। 2 वर्षों में ही आधी से ज्यादा जायदाद गंवा दी। फिर लंबी बीमारी ने आ घेरा। इन तमाम घटनाओं का चुन्नीलाल के ऊपर अजीबोगरीब असर हुआ। लाला गिरधारी लाल का हाल पतला होने के साथ साथ चुन्नीलाल के दिल में अपना पुराना ठाठ और अपनी पुरानी साख कायम रखने की इच्छा बढ़ती गई, और आखिर में उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी करवट ली कि वह देखने में बड़े आदमियों के साथ का उठने बैठने वाला, हम प्याला हम निवाला था, लेकिन असल में वह इनसे बहुत दूर था। उनके रुतबे से, उनकी शान शौकत से, अलबत्ता उसका यही रिश्ता था जो एक बुत का पुजारी से होता है या एक मालिक का गुलाम से। दंगे अभी शुरू नहीं हुए थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बंटवारे की बात भी अभी नहीं चली थी कि चुन्नीलाल की बहुत दिनों की मुराद पूरी होती नजर आई। एक बहुत ही बड़े अफसर थे जिनसे चुन्नीलाल की जान पहचान ना हो सकी थी। एक दफा उसके मकान पर शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या का मुजरा हुआ। कुछ दोस्तों के साथ उस अफसर का शर्मीला बेटा हरबंश भी चला आया। चुनांचे अब चुन्नीलाल की उस जवान से दोस्ती हो गई और उसने समझा कि एक ना एक दिन बाप से भी जान पहचान हो ही जाएगी। हरबंश, जिसने ऐश की जिंदगी में नया नया कदम रखा था, बहुत ही अल्हड़ था। चुन्नीलाल खुद तो शराब नहीं पीता था, लेकिन हरबंश का शौक पूरा करने के लिए, उसे शराब पीने के सलीके सिखाने के लिए एक दो बार उसे भी पीनी पड़ी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। लड़के को शराब पीनी आ गई तो उसका दिल किसी और चीज को चाहने लगा। चुन्नीलाल ने वह भी पेश कर दी, और कुछ इस अंदाज से कि हरबंश को झेपने का मौका न दिया। जब कुछ दिन बीत गए, चुन्नीलाल को महसूस हुआ कि हरबंश ही की दोस्ती काफी है, क्योंकि उसके द्वारा वह लोगों की सिफारिशें पूरी करा लेता। वैसे तो शहर में चुन्नीलाल के असर व रसूख को हर आदमी मानता था, लेकिन जब से हरबंश से उसकी जान पहचान हुई थी, उसकी धाक और भी ज्यादा बैठ गई। लोग अक्सर यही समझते थे कि चुन्नीलाल अपने असर व रसूख से निजी फायदा उठाता था, मगर हकीकत यह है कि उसने अपने लिए कभी भी किसी से सिफारिश नहीं की थी। उसको शौक था दूसरों के काम करने और उन्हें अपना कृतज्ञ बनाने का। बल्कि यूं कहिए कि उनके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसे ख्यालात बिठाने का कि भाई कमाल है, एक मामूली न्यूज एजेंसी का मालिक है, लेकिन बड़े बड़े हाकिमों तक उसकी पहुंच है। कुछ लोग यह समझते थे कि वह खुफिया पुलिस का आदमी है, जितने में उतनी बातें। लेकिन चुन्नीलाल हकीकत में जो कुछ था, वो बहुत ही कम आदमी जानते थे। एक को खुश कीजिए तो बहुतों को नाराज करना पड़ता है। चुनांचे चुन्नीलाल के जहां एहसानमंद थे, वहीं दुश्मन भी थे, और इस ताक में रहते थे कि मौका मिले तो उससे बदला लें। दंगे शुरू होते ही चुन्नीलाल की व्यस्तताएं ज्यादा हो गई। मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए उसने काम किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका सोसाइटी में कोई दर्जा था। उसके घर की रौनक भी बढ़ गई। करीब करीब हर रोज कोई ना कोई सिलसिला रहता। स्टोर रूम, जो सीढ़ियों के नीचे था, बियर की खाली बोतलों से भर गया था। हरबंश का अल्हड़पन अब बहुत हद तक दूर जा चुका था। अब उसे चुन्नीलाल की मदद की जरूरत न थी। बड़े आदमी का लड़का था। दंगों ने दस्तरखान बिछाकर नित नई चीजें उसके लिए चुन दी थी। चुनांचे करीब करीब हर रोज वह चुन्नीलाल के मकान पर मौजूद होता। रात के 11 बजे होंगे। चुन्नीलाल अपने कमरे में रेलगाड़ी की सीट से बनाए हुए दीवान पर बैठा अपनी पिस्तौल को उंगली से घुमा रहा था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। चुन्नीलाल चौंक पड़ा और सोचने लगा, बलवाई? नहीं। रामा? नहीं नहीं।
वह तो कई दिनों से कर्फ्यू के कारण नहीं आ रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और हरबंस की सहमी हुई डरी हुई आवाज आई। चुन्नीलाल ने दरवाजा खोला। हरबंस का रंग हल्दी के गोले की तरह जर्द था, होंठ तक पीले थे। चुन्नीलाल ने पूछा, क्या हुआ? वाह वाह। हरबंस के सूखे हुए गले में आवाज तक अटक गई। चुन्नीलाल ने उसको दिलासा दिया, घबराइए नहीं, बताइए क्या हुआ। हरबंस ने अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरी। वह लहू बंद ही नहीं होता। चुन्नीलाल ने समझा था कि शायद लड़की मर गई है। चुनांचे यह सुनकर उसे निराशा सी हुई, क्योंकि वह लाश को ठिकाने लगाने की पूरी स्कीम अपने होशियार दिमाग में तैयार कर चुका था। ऐसे मौके पर वह बहुत चौकस हो जाता था। मुस्कुराकर उसने हरवंश की तरफ देखा, जो कि कांप रहा था। मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ, आप घबराइए नहीं। यह कहकर उसने उस कमरे का रुख किया जिसमें हरवंश लगभग 7 बजे एक लड़की के साथ जाने क्या करता रहा था। चुन्नीलाल ने एकदम बहुत सी बातें सोची। डॉक्टर, नहीं, बात बाहर निकल जाएगी। एक बहुत बड़े आदमी की इज्जत का सवाल है। और यह सोचते हुए एक अजीबो गरीब सा संतोष उसे महसूस हुआ कि वह एक बहुत बड़े आदमी की आबरू का रक्षक है। रामा कर्फ्यू के कारण कई दिनों से नहीं आ रहा था। बर्फ, हाँ बर्फ ठीक है, रेफ्रिजरेटर मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी चुन्नीलाल को यह थी कि वह लड़कियों और औरतों के ऐसे मामले से बिल्कुल बेखबर था। लेकिन उसने सोचा, कुछ भी हो, कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। चुन्नीलाल कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सागवान के स्प्रिंग वाले पलंग पर एक लड़की लेटी थी और सफेद चादर खून में लिपटी हुई थी। चुन्नीलाल को बहुत घिन आई, लेकिन वह आगे बढ़ा। लड़की ने एक करवट बदली और एक चीख उसके गले से निकली, भैया। चुन्नीलाल ने भींची हुई आवाज में कहा, रूपा। और उसके दिमाग में ऊपर तले सैकड़ों बात का अंबार लग गया। इनमें सबसे जरूरी बात यही थी कि हरबंस को पता ना चले कि रूपा उसकी बहन है। चुनांचे उसने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और बाहर निकलकर मामले पर गौर करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दहलीज पर हरबंस खड़ा था और उसका रंग पहले से भी ज्यादा जर्द था। होंठ बिल्कुल बेजान हो गए थे, आंखों में दहशत थी। चुन्नीलाल को रूबरू देखकर वो पीछे हटा। चुन्नीलाल ने दरवाजा भेड़ दिया। हरबंस की टांगें कांपने लगी। चुन्नीलाल खामोश था। उसके चेहरे पर कोई खत बिगड़ा हुआ नहीं था। असल में वह सारे मामले पर गौर कर रहा था। इतने गहरे मौन से गौर कर रहा था कि वह हरबंस की मौजूदगी से बेखबर था। मगर हरबंस को चुन्नीलाल की असाधारण खामोशी में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। चुन्नीलाल अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो हरबंस जोर से चीखा और दौड़कर चुन्नीलाल को एक धक्का देकर उसमें दाखिल हो गया। उसने बहुत ही जोर से कांपते हुए हाथों से रेलगाड़ी की सीट पर से पिस्तौल उठाई और बाहर निकलकर चुन्नीलाल पर तान दी। चुन्नीलाल फिर भी कुछ न बोला। वह अभी तक मामला सुलझाने में डूबा हुआ था। सवाल एक बहुत ही बड़े आदमी की इज्जत का है। पिस्तौल हरबंस के हाथ में कांपने लगी। वह चाहता था कि जल्दी फैसला हो जाए, लेकिन वह अपनी पोजीशन साफ करना चाहता था। चुन्नीलाल और हरबंस दोनों कुछ देर खामोश रहे, लेकिन हरबंस ज्यादा देर तक चुप न रह सका। उसके दिलो दिमाग में बड़ी हलचल मची हुई थी। चुनांचे उसने एकदम से बोलना शुरू किया, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि यह तुम्हारी बहन है। और यह सारी शरारत उस मुसलमान की है, उस मुसलमान सब इंस्पेक्टर की। क्या नाम है उसका? मोहम्मद तुफैल। हाँ हाँ, मोहम्मद तुफैल। वही मोहम्मद तुफैल जिसकी तरक्की तुमने रुकवाई थी। उसने मुझे यह लड़की ला कर दी और कहा कि मुसलमान है। मुझे मालूम होता तुम्हारी बहन है तो क्या मैं उसे यहाँ लेकर आता? तुम बोलते क्यों नहीं? और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे कुछ मालूम नहीं था। चुन्नीलाल ने आहिस्ता से कहा, घबराइए नहीं, आपके पिताजी की इज्जत का सवाल है। लेकिन हरवंश चीख चिल्ला रहा था। उसने कुछ न सुना और कांपते हाथों से पिस्तौल दाग दी। तीसरे दिन कर्फ्यू ऑर्डर हटने पर चुन्नीलाल के दोनों नौकरों ने मॉडर्न न्यूज एजेंसी का स्टॉल खोला। ताजा अखबार अपनी अपनी जगह पर रखे। चुन्नीलाल के लिए अखबारों और रिसालों का एक बंडल बांधकर अलग रख दिया, मगर वह न आया। कई राह चलते आदमियों ने ताजा खबरों की सुर्खियों पर नजर डालते हुए मालूम किया कि मॉडर्न न्यूज एजेंसी के मालिक चुन्नीलाल ने अपनी सगी बहन के साथ मुंह काला किया और बाद में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह थी शहादत हसन मंटो की कहानी, इज्जत के लिए।